नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। हम उम्मीद करते हैं आप और आपका परिवार सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की कहानी हमें पीयूष ने भेजी है, जो कि एक ट्रक ड्राइवर है। हम उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आएगी। जो लोग चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पीयूष है। एक दिन की बात है, मैं अपनी धागा मील से अपने ट्रक को पूरा भरकर अब वहां से रवाना होने की तैयारी में ही था कि तभी मेरे पास मेरे खलासी का फोन आता है और वह मुझसे कहता है कि उस्ताद, आज मेरी घरवाली की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वह पेट से भी है। इसी वजह से मैं आज काम पर नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि मुझे उसको डॉक्टर के पास लेकर जाना है। इसीलिए मैं उसे फोन पर कह देता हूं कि ठीक है, तुम आराम से अपनी बीवी को डॉक्टर के पास लेकर जाओ। आज का चक्कर मैं अकेला ही मार कर आता हूं और 3 दिन बाद मैं वापस आ जाऊंगा, तो फिर अगले चक्कर में तुम मेरे साथ चल लेना। अब अपने खलासी से यह बात कहकर मैं अपने ट्रक के केबिन में बैठता हूं और अपने ट्रक को स्टार्ट करता हूं। लेकिन उस दिन मुझे इस चीज का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज मैंने अकेले अपने ने ट्रक को लेकर जाने का फैसला करके मेरे जीवन की कितनी बड़ी गलती कर दी है। क्योंकि आज मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसके होने के बाद मुझे मेरी जिंदगी का एक ऐसा अनुभव होने वाला था जो कि हर किसी इंसान को शायद ही हो। पता है, अब मुझे अपनी धागा मील से निकले हुए काफी ज्यादा समय हो चुका था। उस वक्त मैं एक स्टेट हाईवे पर था, लेकिन अब मुझे उस स्टेट हाईवे को छोड़कर उस हाईवे के बगल से ही एक पुलिया के नीचे से होते हुए एक दूसरी सड़क पर जाना था, क्योंकि उसी सड़क से होते हुए मुझे अपना ट्रक जिस जगह पर वह माल पहुंचाना था वहां पर लेकर जाना था। मैंने अपने ट्रक को उस पुलिया के नीचे से उतार लिया था। उस रास्ते से मैं पहले भी 2-4 बार आ जा चुका था। इसी वजह से मुझे उस तरफ से जाने में ज्यादा कुछ हिचकिचाहट नहीं हुई और मैं बिना किसी बात के डर के उस तरफ निकल पड़ता हूँ। अब क्योंकि वह एक सिंगल सड़क थी, इसी वजह से हाईवे की तुलना में मुझे उस सड़क पर अपने ट्रक को थोड़ी धीमी रफ्तार में और बहुत ज्यादा ध्यान से चलाना पड़ रहा था, क्योंकि उस सड़क पर बार बार सामने की तरफ से दूसरी गाड़ियां भी आ रही थीं, जिसकी वजह से दूसरी गाड़ी सामने आते ही मुझे अपने ट्रक को साइड में उतारना पड़ता था और इसी वजह से बार बार मेरे ट्रक की स्पीड धीरे हो रही थी। अब मैं उस रास्ते पर काफी ज्यादा आगे आ चुका था। उस रास्ते पर इतनी ज्यादा कोई बस्ती नहीं थी और ना ही कोई गांव था। वह रास्ता एकदम सुनसान था, लेकिन आगे चलकर वह उस शहर में निकलता था जिस शहर में मुझे जाना था। इसीलिए मैं उस रास्ते से होते हुए आ रहा था। उस वक्त मैं ट्रक में बिल्कुल अकेला था, मेरे साथ कोई भी नहीं था और इसी वजह से मैं मन ही मन अपने मन में गाने गुनगुनाते हुए जा रहा था। अभी मैं उस रास्ते पर आगे की तरफ जा ही रहा था कि तभी उस रास्ते पर एक छोटा सा स्टैंड आता है और उस स्टैंड पर कई सारे स्पीड ब्रेकर थे, जिनकी वजह से मुझे दूर से ही अपने ट्रक की स्पीड को थोड़ा धीमा करना पड़ा। और जैसे जैसे मैं उस स्टैंड के करीब जा रहा था, वैसे वैसे मेरा ट्रक अब रुकता जा रहा था। जब मैं उस स्टैंड के काफी करीब पहुंच गया, तब मुझे दिखाई देता है कि वहां बगल में ही सवारियों के बैठने के लिए एक जगह बनी हुई है, जहां पर 2-4 सीमेंट की कुर्सियां भी रखी हुई हैं। अभी मेरी नज़र उस तरफ गई ही थी कि तभी मुझे वहां पर कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसको देखने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा अचंभित हो जाता हूं और मैं सोचता हूं कि यह कैसे हो सकता है। अब आगे मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूं, उसको सुनकर आप लोगों को भी यकीन नहीं होगा और आप में से भी बहुत से लोग यही कहेंगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता। दरअसल जैसे ही मैं उस स्पीड ब्रेकर के पास पहुंचा, तो मुझे वहां उस स्टैंड पर उन कुर्सियों पर कोई बैठा हुआ दिखाई देता है। एक पल के लिए तो मैं मेरी नज़रों को उस तरफ से घुमाकर सामने की तरफ कर लेता हूं, लेकिन उस एक पल में ही मुझे कोई जाना पहचाना सा शख्स वहां पर बैठा हुआ दिखाई देता है। इसी वजह से जैसे ही मेरी नज़रें सामने की तरफ होती हैं, तो अचानक से मेरे दिमाग में आता है कि यह तो शायद कोई जाना पहचाना ही था। इसी वजह से मैं एक बार फिर से उस तरफ देखता हूँ और इस बार मैं गौर से देखता हूँ। जब मैं गौर से देखता हूँ तो वहां पर जो बैठा हुआ था, उसको देखकर मैं सच में बहुत ज्यादा अचंभित हो गया था और उसको देखते ही अचानक से मेरा एक पैर ट्रक के ब्रेक पर चला जाता है और मैं अचानक से ही ट्रक के ब्रेक लगा देता हूँ। ब्रेक लगने की वजह से मेरा ट्रक वहीं की वहीं रुक जाता है। अब मैं ट्रक को रोककर उस तरफ गौर से लगातार देखता हूँ। उस वक्त रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी, शायद वह रात के 2-2:30 बजे का वक्त था और उस सुनसान सड़क पर उस घने अंधेरे में आप समझ सकते हो कि एक ट्रक में बैठे हुए इंसान को बाहर की तरफ अगर कोई दूसरा इंसान कहीं पर बैठा हुआ है तो वह इतना ज्यादा ठीक तरीके से दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब मैं गौर से उस तरफ देखता हूं तो वहां पर मुझे दिखाई देता है कि उन कुर्सियों पर मेरा खलासी रमेश और उसके साथ एक औरत बैठी हुई है।
उस औरत ने अपनी गोद में एक छोटे बच्चे को ले रखा है और दूर से दिखने में उस औरत का पेट बाहर की तरफ काफी ज्यादा आया हुआ दिख रहा था, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद यह औरत गर्भवती है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? हम उम्मीद करते हैं आप और आपका परिवार सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की कहानी हमें पीयूष ने भेजी है, जो कि एक ट्रक ड्राइवर है। हम उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आएगी। जो लोग चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पीयूष है। एक दिन की बात है, मैं अपनी धागा मील से अपने ट्रक को पूरा भरकर अब वहां से रवाना होने की तैयारी में ही था कि तभी मेरे पास मेरे खलासी का फोन आता है और वह मुझसे कहता है कि उस्ताद, आज मेरी घरवाली की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वह पेट से भी है। इसी वजह से मैं आज काम पर नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि मुझे उसको डॉक्टर के पास लेकर जाना है। इसीलिए मैं उसे फोन पर कह देता हूं कि ठीक है, तुम आराम से अपनी बीवी को डॉक्टर के पास लेकर जाओ, आज का चक्कर मैं अकेला ही मार कर आता हूं। और 3 दिन बाद मैं अब इस चीज को देखते ही मैं समझ गया था कि शायद यह रमेश की घरवाली ही है, क्योंकि रमेश ने मुझे फोन पर कहा था कि मेरी घरवाली पेट से है और मुझे आज उसको डॉक्टर को दिखाने जाना है। लेकिन इस चीज के दिमाग में आते ही मैं सोचता हूं कि रमेश को तो आज डॉक्टर के पास जाना था, तो फिर ये यहाँ इस स्टैंड पर क्या कर रहा है और यहाँ पर क्यों बैठा है? यहाँ तो आसपास में कोई डॉक्टर या दवाखाना भी नहीं है। लेकिन अगर यह यहाँ पर कोई अस्पताल या दवाखाना होता भी तो रमेश इतनी दूर यहाँ क्या लेने आया है? वहां अपने शहर में ही कई बड़े बड़े अस्पताल और बहुत से दवाखाने थे, जहां पर वह अपनी घरवाली को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा सकता था। लेकिन वह यहाँ पर क्यों बैठा है? अब मुझे यही बात समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन अब तक मुझे पूरा यकीन हो गया था कि यह मेरा खलासी रमेश ही है। तभी मैं ट्रक में बैठा बैठा ही उसे आवाज लगाता हूं कि अरे रमेश, तू यहाँ क्या कर रहा? लेकिन मेरे आवाज लगाने पर भी वह मेरी तरफ ना ही तो देखता है और ना ही मेरी उस बात का कोई जवाब देता है। तभी मुझे लगता है कि शायद उसको मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है। इसके बाद मैं 2-3 बार जोर जोर से उसको आवाज लगता हूं, लेकिन फिर भी वह मेरी बात का कोई जवाब नहीं देता है और एकटक वहीं पर बैठा रहता है। ना ही उसकी घरवाली मेरी तरफ देख रही थी और ना ही कोई जवाब दे रही थी। इस चीज को देखकर मैं अपने ट्रक के केबिन से नीचे उतरता हूं और ट्रक के आगे से होते हुए उन लोगों के पास उस स्टैंड पर जाता हूं। जैसे ही मैं उन लोगों के पास जाता हूं तो मेरी और रमेश की नजर मिलती है। पर मेरी और रमेश की नजर मिलने के बाद भी रमेश के चेहरे पर कोई भी हाव भाव नहीं थे, वरना वह मुझे दूर से देखते ही एक तो सलाम ठोकता था और दूर से ही बोल पड़ता था कि अरे उस्ताद, अच्छा हुआ आप आ गए। लेकिन आज वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। जब रमेश ने मुझे देखकर कुछ भी नहीं कहा तो मैं खुद से चलाकर ही उसे कहता हूं कि अरे रमेश, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू तो आज तेरी घरवाली को किसी डॉक्टर को दिखाने के लिए जाने वाला था, तो फिर तू यहाँ क्यों बैठा है? और वह भी इतनी रात को। जैसे ही मैंने उससे ये बात कही तो वह मुझसे कहता है कि हमारा तो काम ही रात का है, हम लोगों को तो रात को ही ऐसी जगह पर बैठना पड़ता है, दिन में तो हम किसी को दिखाई ही नहीं देते हैं। जैसे ही उसने मुझे ये बात कही तो मैं उससे कहता हूँ कि तेरी बात का मतलब क्या है? मैं कुछ समझा नहीं। अभी मैंने उसे इतना कहा ही था कि तभी वह अचानक से हंस पड़ता है और मुझसे कहता है कि अरे उस्ताद, आप भी मेरी बातों को नहीं समझ रहे। मेरा कहने का मतलब है कि हम ट्रक ड्राइवर लोग तो रात को ही अपना सफर तय करते हैं, दिन में तो हम कहीं पर छाया में अपने ट्रक को लगाकर सोते रहते हैं। जब रमेश ने मुझे हंसते हुए यह बात कही तो आज मुझे उसके चेहरे पर एक झूठी मुस्कान दिखाई दे रही थी, यानी कि उसको देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि वह मन से हंस रहा है। मैं ऐसा इसीलिए कह सकता हूं क्योंकि रमेश पिछले काफी लंबे समय से मेरे साथ काम कर रहा था। इसी वजह से मैं उसके स्वभाव को अच्छी तरीके से जानता था। इसके साथ ही आज मुझे रमेश की आवाज भी कुछ बदली बदली सी लग रही थी। तभी मैं उससे यह बात पूछ भी लेता हूं कि क्या हुआ रमेश, आज तेरी आवाज इस तरीके से बदली हुई सी क्यों लग रही है? आज तेरी आवाज बहुत ज्यादा भारी भारी लग रही है। अब जैसे ही मैंने रमेश से यह बात कही तो वह मुझसे कहता है कि वह तो अभी आपको थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा, और जब पता चलेगा तो आप कुछ भी बात मुझसे पूछोगे ही नहीं। ये बात कहते ही वह मुझे फिर से उस तरीके से उस झूठी हंसी के साथ कहता है कि मेरे कहने का मतलब है कि अभी मैं डॉक्टर को दिखा कर आया हूं और मेरे पास मेरी जांच की रिपोर्ट पड़ी हुई है, जिसको पढ़कर आप ही देख लेना कि मेरी आवाज इतनी भारी भारी क्यों हो रही है। तभी मैं अचानक से उसे कहता हूं कि तू ये सारी बातें यहीं पर करेगा क्या? और पहले तो मुझे ये बता कि तू इस सुनसान सड़क पर यहाँ अकेला इस तरह से अपनी बीवी बच्चों के साथ क्यों बैठा हुआ है? तो वह मुझसे कहता है कि मैं अपने शहर की तरफ ही जा रहा था, लेकिन आज जो अपने शहर की तरफ जाने वाली लास्ट बस थी वह बस छूट गई।
इसी वजह से अब मैं सुबह जल्दी आने वाली बस का इंतजार कर रहा हूँ। बस छूटने के बाद मैंने और मेरी घरवाली ने यह तय किया कि हम लोग रात को यहीं पर बैठकर सुबह जो 5 बजे वाली पहली बस आती है उसका इंतजार करेंगे। इसीलिए मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। उसकी यह बात सुनकर मैं उसे कहता हूँ कि तू इस सुनसान जगह पर इस तरह से बैठा हुआ है, तुझे डर नहीं लग रहा क्या? तो वह मुझसे कहता है कि डर किस बात का? मैंने आपको कहा ना कि हम लोगों का तो काम ही रात को होता है, रात ही हम लोगों के लिए सही रहती है। जब उसने मुझसे फिर से वह बात कही तो मैं सोचता हूँ कि शायद वह वही ट्रक ड्राइवर वाले काम की बात कर रहा है, लेकिन अब भी मुझे उसकी बातों का असली मतलब समझ में नहीं आ रहा था। मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि उसकी बातों का असली मतलब क्या है और वह आगे मेरे साथ वहां पर क्या कर सकता है। ना ही मुझे यह पता था कि उस वक्त जो मेरे सामने रमेश बैठा हुआ था वह सही में मेरा खलासी रमेश ही था या फिर कोई और ही था। इन सब बातों के होने के बाद मैं उससे कहता हूँ कि ठीक है, अभी सुबह के 5 बजाने ही वाले हैं, 2-3 घंटे का ही समय बचा हुआ है, तो तुम अगर इतनी देर तक ही यहाँ पर रुक गए हो तो थोड़ी देर और रुक जाओ। सुबह वाली बस आती ही होगी और उस बस में बैठकर तुम अपने शहर की तरफ चले जाना। जैसे ही मैंने उससे यह बात कही तो वह अचानक से मुझे बोल पड़ता है कि उस्ताद, आप हमें भी अपने साथ ले चलो ना। जब उसने मुझसे वह बात कही तो मैं उससे कहता हूँ कि रमेश, तुम्हारा दिमाग तो सही है। इस वक्त मैं बंगाल जा रहा हूँ, जहाँ हम लोग अक्सर जाया करते हैं, और तुझे पता है वो जगह यहाँ से कितनी दूर है, तुम तुम्हारे परिवार के साथ। अब इस चीज को देखते ही मैं समझ गया था कि शायद यह रमेश की घरवाली ही है, क्योंकि रमेश ने मुझे फोन पर कहा था कि मेरी घरवाली पेट से है और मुझे आज उसको डॉक्टर को दिखाने जाना है। लेकिन इस चीज के दिमाग में आते ही मैं सोचता हूँ कि रमेश को तो आज डॉक्टर के पास जाना था, तो फिर ये यहाँ इस स्टैंड पर क्या कर रहा है और यहाँ पर क्यों बैठा है? यहाँ तो आसपास में कोई डॉक्टर या दवाखाना भी नहीं है। लेकिन अगर यह यहाँ पर कोई अस्पताल या दवाखाना होता भी तो रमेश इतनी दूर यहाँ क्या लेने आया है? वहाँ अपने शहर में ही कई बड़े बड़े अस्पताल और बहुत से दवाखाने थे जहाँ पर वह अपनी घरवाली को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा सकता था, लेकिन वह यहाँ पर क्यों बैठा है? अब मुझे यही बात समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन अब तक वहां पर चलकर क्या करोगे? जब मैंने उससे यह बात कही तो अब भी मेरी यह बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वह अचानक से ही बीच में बोल पड़ता है कि वह तो आगे चलकर आपको पता चल जाएगा कि हम लोग आपके साथ आगे चलकर वहां पर क्या करेंगे। जब उसने मुझसे वह बात कही तो उस वक्त मुझे उसके ऊपर थोड़ा गुस्सा आ जाता है और मैं उससे कहता हूं कि यार रमेश, तू ये फालतू की बात तो करना बंद कर और जितना तुझे कह रहा हूं चुपचाप उतना काम कर। अभी मैंने उसे सिर्फ इतना कहा ही था कि तभी अचानक से ही उसके बगल में बैठी हुई वह औरत, जिसने कि लंबा सा घूंघट निकाल रखा था और अपने हाथ में एक छोटे बच्चे को ले रखा था जो दिखने में पेट से गर्भवती दिखाई दे रही थी, वह अचानक से मुझसे बोल पड़ती है। और उस वक्त वह जिस तरह से जिस भाषा में और जो बात मुझे बोलती है उसको सुनकर मैं बहुत ज्यादा चौंक जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यह रमेश की घरवाली इस तरह से मुझसे बात कैसे कर सकती है। जब मैंने रमेश से यह कहा कि तू चुपचाप उतना ही काम कर जितना मैं तुझे करने को कह रहा हूँ, तो मैं तो सिर्फ इतना बोला ही था कि तभी अचानक से एक भारी सी आवाज में चिल्लाते हुए वह औरत घूंघट निकाले हुए ही मुझसे बोलती है कि ऐ बुढ़े, तू इस तरीके से मेरे आदमी से क्यों बात कर रहा है? मेरा आदमी अभी तेरे से आराम से बात कर रहा है, ना तो तू भी उससे आराम से ही बात कर। तू इतना ज्यादा चिल्लाकर मेरे आदमी से कैसे बात कर सकता? तुझे शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि मेरे आदमी से इस तरह से बात करने वालों का मैं क्या हाल करती हूँ। अब जैसे ही उस औरत ने उस अजीब सी आवाज में और उस भारी सी आवाज में थोड़ा जोर से चिल्लाते हुए मुझे यह बात बोली तो मैं अचानक से चौंक गया और अब मैं उस औरत की बजाय रमेश की तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर अजीब तरीके से देखने लगता हूँ और अपने मुंह से बिना कुछ बोले ही उसे एक हाथ से इशारा करता हूँ और उसे इशारे में ही पूछने की कोशिश करता हूँ कि यह तेरी घरवाली इस तरीके से कैसे बोल रही है। अभी मैंने रमेश की तरफ ऐसे इशारा किया ही था, लेकिन जैसे ही मैंने रमेश की तरफ इशारा किया तो अब रमेश मेरी तरफ अजीब तरीके से घूरते हुए मुस्कुराने लगता है। उस वक्त मुझे उसकी वह मुस्कुराहट बहुत ज्यादा कातिलाना लग रही थी। उसकी वह मुस्कुराहट उस वक्त बहुत ज्यादा अजीब थी। उस तरीके से रमेश पहले कभी भी मेरी तरफ देखकर नहीं मुस्कुराया था, जब वह लगातार अजीब तरीके से अपनी आंखों का पूरा जोर लगाकर मेरी तरफ घूर कर देख रहा था और घूरने के साथ साथ मुस्कुरा रहा था। तभी अचानक से मेरा माथा ठनक है और मुझे थोड़ा बहुत कुछ समझ में आने लगता है। उस वक्त मैं वहां पर खड़ा खड़ा कुछ ही पलों में यह सारी चीज समझ जाता हूँ
उस वक्त मेरे दिमाग में आता है कि यह सब मेरे साथ क्या हो रहा है। एक तो ये रमेश इतनी रात को यहाँ पर अपनी घरवाली के साथ क्या कर रहा है। दूसरी बात यह कि इससे फ़ोन पर बात करते ही मैं अपने ट्रक को चलाकर वव से रवाना हो गया था, और जब मैंने इससे बात की थी तो उस वक्त यह अपने घर पर ही था। लेकिन अब जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो ये मुझसे कह रहा है कि यह यहाँ पर अपनी घरवाली को किसी डॉक्टर को दिखाकर आया है और आते वक्त इसकी बस छूट गई, इस वजह से यह यहाँ पर बैठा है। अब इस चीज़ को सोचते ही मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है कि इससे बात करते ही मैं अपने ट्रक को स्टार्ट करके आ गया था, और मैं तो अपने ट्रक को इतना तेज स्पीड में लेकर आया हूँ, तो फिर मेरे से पहले ये यहाँ पर कैसे पहुँच गया। और पहुँचना तो दूर की बात है, ये तो कह रहा है कि ये डॉक्टर को दिखाकर वापस आ गया है और वापस आते टाइम से यहाँ पर बैठा हुआ है। अब उसकी बातें मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थीं। और तीसरी बात यह कि आज से पहले भी कई बार मैंने रमेश की घरवाली से बात की थी। जब भी रमेश काम पर नहीं आता था और मैं उसे फ़ोन करता था तो कई बार उसकी घरवाली उसका फ़ोन उठाया करती थी, लेकिन जब वह फ़ोन उठाती थी तो बहुत इज्जत के साथ मुझसे बात किया करती थी। पहले तो वह फ़ोन पर नमस्ते किया करती थी, फिर उसके साथ ही जब वह मुझसे बात करती थी तो वह हमेशा मुझे भैया जी कहकर ही पुकारती थी। लेकिन आज वह मुझे इस तरीके से, इस आवाज़ में, और वह भी बुढ़ा कहकर बोल रही हैं। यह चीज़ मुझे कुछ हजम नहीं हुई। ये सारी चीज़ें कुछ ही सेकंड में मेरे दिमाग में आती हैं, और इन चीज़ों के आते ही मुझे समझ में आ जाता है कि यहाँ पर जैसा मैं देख रहा हूँ वैसा शायद कुछ भी नहीं है, और यह सब कुछ असल में नहीं है। जो कुछ भी मुझे दिखाई दे रहा है या फिर यह जो कोई भी मेरे सामने बैठे हुए हैं, यह सही में रमेश और उसकी घरवाली नहीं है, बल्कि यह कोई और ही है जो कि उनका रूप लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। अभी मैं वहाँ पर बहुत अचंभे के साथ यह सारी बातें समझने का प्रयास कर ही रहा था कि तभी अचानक से उसी तरह से मुस्कुराते हुए और घूरते हुए, अब उसके चेहरे को देखते ही मुझे सारी कहानी समझ में आ गई थी, और मुझे यह भी समझ में आ गया था कि आज मैं कितनी गलत जगह पर रुक गया हूँ। क्योंकि जैसे ही उस बच्चे ने उस औरत का पल्लू हटाया और उस औरत के चेहरे पर से उसका घूंघट हटा तो मुझे उसका चेहरा दिखाई देता है। उसका चेहरा दिखने में बहुत ही ज्यादा डरावना था। वो दिखने में तो किसी इंसान की तरह लग रही थी, लेकिन उसका चेहरा किसी इंसान की तरह बिल्कुल भी नहीं था। उसके चेहरे की बनावट तो इंसानों के चेहरे की तरह ही थी, लेकिन वह चेहरा दिखने में बहुत ही ज्यादा डरावना था। वो चेहरा इतना ज्यादा डरावना था कि उसको अगर उस रात में उस सुनसान सड़क पर आप अगर कहीं पर देख लो तो आपकी वहीं पर हार्ट अटैक आने से मौत हो जाएगी। क्योंकि कोई भी कमजोर दिल का इंसान अगर अचानक से किसी ऐसी डरावनी चीज को अपने सामने देख लेता है तो निश्चित रूप से हार्ट अटैक आने से या फिर भय फटने से उसकी वहीं पर मौत हो जाएगी। लेकिन मुझे ट्रक चलाते हुए काफी ज्यादा लंबा समय हो चुका था, और आज जो घटना उस वक्त मेरे साथ हो रही थी वैसी कई घटनाओं की कहानी मैंने मेरे गांव में मेरे गांव के बुजुर्ग लोगों से सुनी थी। इसके अलावा मेरे साथ में ट्रक चलाने वाले कई ट्रक ड्राइवर लोगों से भी मैंने ऐसी कहानी सुनी थी कि उनके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन कोई भी ट्रक ड्राइवर जिसने मुझे ऐसी कोई कहानी सुनाई थी वह इतना ज्यादा ऐसी चीजों के जाल में नहीं फंसा था जितना ज्यादा आज मैं फंस चुका था। उन लोगों से वह कहानी सुनाने के बाद मुझे ऐसी स्थिति से निपटने का थोड़ा बहुत पता था, क्योंकि गांव के जो बुजुर्ग लोग ऐसी चीजों की कहानी सुनाते थे वह उन कहानियों में उन चीजों से निपटने का और उस स्थिति से, उस जगह से बाहर निकलने का रास्ता भी बताते थे। अब उस वक्त मुझे गांव के उन लोगों की कही हुई वह कहानियां याद आने लगती हैं। जब वह लोग वो कहानियां सुनाते थे तब तो मुझे ऐसा लगता था कि असल जिंदगी में शायद ऐसा नहीं होता होगा। ये सब कहानियां मन घड़ते पर भरोसा हो गया था, और अब जब मुझे उन लोगों की कहानियों पर भरोसा हो गया था तो उन लोगों की कहानियों में बताए हुए ऐसी चीजों से निपटने के इलाज को अब मैं याद कर रहा था। क्योंकि मुझे यह चीज तो समझ में आ गई थी कि यह जो कोई भी मेरे सामने है ये मेरे से बहुत ज्यादा ताकतवर, खतरनाक और डरावनी चीज है, और इस चीज से निपटने के लिए मुझे कोई तो तिकड़म लगानी ही होगी, क्योंकि मैं मेरे शरीर के बल पर तो इन लोगों से बचकर यहां से नहीं जा सकता। यहां पर तो मुझे अपनी बुद्धि का बल ही लगाना होगा। लेकिन उस वक्त मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि मैं डर के मारे थर थर कांपने लगा था, क्योंकि उस औरत का चेहरा था ही इतना ज्यादा खतरनाक और डरावना। उस औरत का चेहरा ही इतना ज्यादा डरावना था कि तभी अचानक से हंसते हंसते वहां पर जो रमेश के रूप में वह जो कोई भी बैठा हुआ था उसका चेहरा भी पूरी तरीके से बदल चुका था, और उसने भी अब एक बहुत ही ज्यादा भयंकर और डरावना रूप ले लिया था। उस वक्त उस औरत का चेहरा किसी डायन या चुड़ैल की तरह लग रहा था, जिसकी आंखें पूरी तरीके से किसी सफेद अंडे की तरह हो गई थीं, और वह आंखें अपनी जगह पर ही बार बार गोल गोल घूम रही थीं, जैसे कि कोई गेंद अपनी जगह पर लगातार घूमती रहती है।
उसी तरीके से अब उस औरत की आंखें अंदर ही अंदर घूम रही थीं। इसके साथ ही उसकी नाक इतनी ज्यादा लंबी और नुकीली थी कि अगर वह नाक किसी को चुभ जाए तो वह किसी भी चीज को फाड़ सकती थी। साथ ही उस नाक की नोक से कुछ खून के जैसा टपक रहा था और हंसते वक्त मुझे उसके दांत दिखाई दे रहे थे, जो कि पूरी तरीके से सड़े हुए और गले हुए थे। लेकिन उन सड़े हुए और गले हुए दांतों में ही उसके जबड़े से साइड में 2 दांत बाहर की तरफ निकले हुए थे, जो कि दिखने में काफी ज्यादा लंबे लंबे थे, और वह उसके होठों से भी बाहर निकले हुए थे। लेकिन जैसे ही मेरी नजरें उसके होठों की तरफ जाती हैं तो मुझे दिखाई देता है कि उसके होठ। मैं तो इतना ज्यादा डर गया था कि उस वक्त मेरी जो हालत थी उसको मैं इस वक्त आपको सही मायने में शब्दों में पिरोकर आपके सामने प्रस्तुत भी नहीं कर सकता, क्योंकि वह जो अनुभव था उसको सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ। उस स्थिति को मैं सिर्फ आपके सामने शब्दों के रूप में प्रस्तुत कर सकता हूँ। लेकिन जो डर और जो कुछ भी उस वक्त मेरे साथ बीता था वह चीज सिर्फ मैं ही महसूस कर सकता हूँ। अब जो रमेश के रूप में वहां पर वह जो कोई भी जिन्न, पिशाच या प्रेत खड़ा हुआ था, वह अब भी लगातार मेरी तरफ एक घूरे जा रहा था। अभी वह मेरी तरफ देख ही रहा था कि तभी अचानक उस चुड़ैल ने जिस बच्चे को अपनी गोद में ले रखा था, वह अचानक से ही उस बच्चे की गर्दन को इतना भयंकर तरीके से मरोड़ है कि वहीं पर उस बच्चे की गर्दन टूट जाती है और वह उस बच्चे को नीचे जमीन पर पटक कर अपने दोनों हाथों से उस बच्चे की गर्दन को उखाड़ लेती है। जब वह उस बच्चे की गर्दन को उखाड़ है तो उस वक्त उस बच्चे के मुंह से एक बहुत ही भयंकर और दर्द भरी चीख निकलती है। लेकिन उस चुड़ैल को उस बच्चे की उस चीख से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वह एक झटके में ही उसकी गर्दन को उखाड़ देती है। जब वह उसकी गर्दन को उखाड़ है तो उसकी गर्दन की पूरी मांसपेशियां और हड्डियां बाहर की तरफ निकल आती हैं और वहां पर चारों तरफ खून ही खून हो जाता है। उसकी गर्दन को उखाड़ने के बाद वह उसकी गर्दन के मांस को मेरे सामने वहीं पर खाने लगती है। अब यह चीज देखकर मैं समझ गया था कि यहाँ पर मेरे साथ अब कुछ भी हो सकता है। इसी वजह से मैं मेरे मन में मेरे गांव के बुजुर्ग लोग जो कहानियों में ऐसी चीजों से बचने का इलाज बताते थे, उस चीज को याद करने लगता हूँ। और उस चीज के याद आते ही मैं सबसे पहले अपने पैरों में पहनी हुई जूतियां को खोलता हूँ और पैरों की जूतियां को खोलकर मैं उन दोनों जूतियां को अपने हाथों में उठाता हूँ और जोर से उन जूतियां पर लगी हुई मिट्टी को झाड़ता हूँ। उनकी मिट्टी झड़ने के बाद मैं अपने शरीर पर आए हुए पसीने को अपने रुमाल से पोंछता हूँ और उस पसीने से पोंछ हुई रुमाल को वापस अपनी जेब में डाल लेता हूँ। इसके बाद जोर से वहां पर थूकता हूँ और थूकने के बाद उल्टे कदमों से होते हुए चलने लगता हूँ, क्योंकि मुझे उन लोगों को अपनी पीठ नहीं दिखानी थी। तो वह चुड़ैल और वह जिन्न पिशाच जो रमेश के रूप में वहां पर था, वह अजीब तरीके से चिल्लाने लगते हैं। लेकिन वह वहां पर सिर्फ चिल्ला ही रहे थे, पर अपनी जगह से हिल नहीं रहे थे, क्योंकि मुझे यह पता था कि जब तक मैं इन लोगों को अपनी पीठ नहीं दिखाऊंगा तब तक यह लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अब मैं उसी तरीके से होते हुए वापस अपने ट्रक के केबिन में आकर बैठता हूँ और ट्रक के केबिन में बैठते ही अपने ट्रक को वहां से आगे की तरफ ले जा आने के लिए जैसे ही मैं अपने ट्रक को आगे की तरफ बढ़ाने लगता हूँ तो वह चुड़ैल और वह पिशाच अजीब तरीके से वहां पर उछलने लगते हैं और बहुत अजीब तरीके से चिल्लाते हुए वहां पर विलाप करने लगते हैं, जैसे कि उनकी कोई बहुत ही प्यारी चीज उन लोगों से दूर चली गई हो। इसके साथ ही जब मैं उन लोगों के पास से वहां से गुजरता हूँ तो मेरे ट्रक में उस वक्त जो कुछ भी छोटी मोटी चीज खाने की रखी हुई थी, उनमें से मैं एक चीज उठाता हूँ। उस वक्त मेरे ट्रक के केबिन में पके हुए चने पड़े हुए थे, तो मैं उन्हीं चनों को उठाता हूँ और चलते हुए ट्रक में से ही खिड़की से उन चनों को उस चुड़ैल और पिशाच की तरफ फेंक देता हूँ। उन चनों को उस तरफ फेंकते ही वह दोनों उस सड़क पर लपक कर उन चनों पर गिर जाते हैं और अपनी लंबी लंबी जीभ निकालकर सड़क पर पड़े हुए उन चनों को चाटने लगते हैं। जैसे ही वह उन चनों को चाटने लगते हैं तो मैं जितनी तेज स्पीड में हो सकता था उतनी तेज स्पीड में अपने ट्रक को वहां से भगाता हूँ। लेकिन क्योंकि उस वक्त मेरा ट्रक पूरी तरीके से धागा से भरा हुआ था तो मैं ज्यादा तेज अपने ट्रक को नहीं भगा सकता था। अब उस वक्त मैं इतना ज्यादा डरा हुआ था कि मैं मन ही मन जैसी भी टूटी फूटी मुझे आती थी वैसी हनुमान चालीसा बोलने लगा था और भगवान से प्रार्थना करने लगा था कि हे भगवान, किसी भी तरह मुझे यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन उस वक्त पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा था कि 10-15 मिनट अपने ट्रक को चलाने के बाद मैं से उसी जगह पर आ जाता था जिस जगह से उस चुड़ैल और उस पिशाच से पीछा छुड़ाकर मैं भागा था। और जैसे ही मैं उस जगह पर आता था तो मुझे वहां पर वही स्टैंड दिखाई देता था और उस स्टैंड पर वही चुड़ैल और वही पिशाच खड़े हुए मुझे दिखाई देते थे। और जब मैं वहां से गुजरा था तो वह दोनों मुझे दूर से ही ट्रक को रोकने के लिए हाथ से इशारा करते थे। अब ऐसा मेरे साथ 3-4 बार होता है, लेकिन वहां से आने के बाद जब वो मुझे फिर से दिखाई देते थे तो इस बार मुझे एक चीज दिखाई देती है कि उस वक्त जिस बच्चे की गर्दन उस चुड़ैल ने उखाड़ दी थी,
अब वह बच्चा सही सलामत फिर से वैसे की वैसे ही उस चुड़ैल की गोद में बैठा हुआ था। यानी कि उस वक्त तो वह बच्चा मर गया था, पर जब फिर से बार बार वह चीज़ मेरे साथ हो रही थी और हर बार वह मुझे उस स्टैंड पर बैठे हुए दिखाई दे रहे थे, तो वहां पर वह बच्चा सही सलामत उस चुड़ैल की गोद में था। अब इस चीज़ के बार बार होने के बाद मैं समझ गया था कि यह मेरे साथ कोई ना कोई छलावा हो रहा है, और इस छलावे के कारण ही मैं बार बार इस जगह पर वापस आ रहा हूँ जिस जगह से मैं निकला था। इस चीज़ के होने के बाद मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि इस चुड़ैल को और इसके साथ यह जो कोई भी है, इनको अभी तक भी वह चीज़ नहीं मिली है जो इनको मुझसे चाहिए थी। यानी कि जिस चीज़ के लिए यह मेरे पीछे पड़े थे, इनको अभी तक भी वह चीज़ नहीं मिली थी। लेकिन उस वक्त मैं सोचता हूँ कि मैंने तो मेरी गाड़ी में रखे हुए चने इन लोगों की तरफ फेंक दिए थे, पर फिर भी अभी तक यह लोग मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे। गांव के बुजुर्ग लोग जो कहानी सुनाते थे, उनमें वह बताते थे कि अगर ऐसी चीज़ से जब आपका सामना होता है तो आपके पास जो कुछ भी उस वक्त खाने का सामान होता है, या आपने अपने तन पर कोई कपड़ा पहन रखा होता है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा फाड़कर उस चीज़ की तरफ फेंक देना चाहिए। उससे वह चीज़ आपके ऊपर नहीं आएगी और आप जो भी चीज़ फेंकोगे उसी के ऊपर वह चली जाएगी। उस चीज़ को सोचते हुए ही मैंने वह चने अपने ट्रक से बाहर फेंके थे। लेकिन चने फेंकने के बाद भी जब वो चीज़ मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी, तो मुझे लगता है कि शायद इन लोगों को मुझसे कुछ और ही चाहिए। तभी मैं सोचता हूँ कि कहीं इन लोगों को मेरी ही तो जान नहीं चाहिए। अब आखिर मैं अपने आप को उन लोगों के सामने कैसे फेंक सकता था? मुझे खुद को मारना थोड़ी था। तभी अचानक से मेरे दिमाग में आता है कि ऐसी चीज़ें अक्सर मीठे का पीछा करती हैं, और इस चीज़ के दिमाग में आते ही मुझे समझ में आ जाता है कि इन लोगों को मीठा चाहिए। अचानक से मेरे दिमाग में आता है कि मेरे ट्रक में ही एक डब्बे में थोड़ी मीठे पड़ी हुई है, क्योंकि हम ट्रक ड्राइवर लोग अक्सर जब लंबे सफ़र पर होते हैं तो ट्रक में ही अपना खाना बनाते हैं, और खाने के साथ साथ ही चाय बनाने का सामान भी अपने साथ रखते हैं। उस वक्त चाय बनाने के लिए ही थोड़ी सी मीठा एक डब्बे में डालकर मैंने अपने केबिन में रख रखी थी। इस चीज़ के याद आते ही मैं ट्रक चलाते चलाते ही अपने ट्रक के केबिन में उस डब्बे को टटोलने लगता हूँ, और थोड़ी ही देर में मुझे अपने खाने के सामान में वह डब्बा नजर आता है। लेकिन उस वक्त उस डब्बे में ज़्यादा मीठा नहीं थी, सिर्फ थोड़ी सी मीठा ही थी। लेकिन जैसे ही इस बार वह स्टैंड और वह चुड़ैल मुझे फिर से दिखाई देते हैं, तो मैं उस मीठा के डब्बे के ढक्कन को खोलता हूँ और चलते ट्रक से ही साइड में खिड़की से होते हुए उस मीठा के डब्बे को बाहर फेंक देता हूँ। डब्बे के फेंकते ही वह मीठा सड़क पर फैल जाती है, और उस धागा के फैलते ही वह चुड़ैल और वह पिशाच इस तरीके से उस मीठा को अपनी जेब से चाटने लगते हैं जिस तरीके से वह उन चनों को चाट रहे थे। लेकिन मीठा फेंकने के बाद दोबारा से मेरे साथ वह छलावा नहीं होता है। इस बार ना ही तो दोबारा से कोई स्टैंड आया था, और ना ही मुझे वह चुड़ैल और वह पिशाच दिखाई दिए थे। फिर थोड़ी ही देर बाद सुबह हो गई थी, क्योंकि अब समय काफी ज्यादा हो गया था। पिछले 2-3 घंटों से मैं उस छलावा में ही फंसा हुआ था। अब सुबह के लगभग 5 बज चुके थे और दिन लगभग निकल चुका था। दिन निकलते ही मैं भी एक हाईवे पर चढ़ गया था, और हाईवे पर चढ़ने के बाद आगे जाकर जब थोड़ा बहुत रिहायशी इलाका आ जाता है, तो मैं एक होटल पर अपने ट्रक को रोकता हूँ और वहां पर रुककर फोन पर सारी बात अपने घर वालों को बताता हूँ। जब मेरी माँ को इस बात का पता चलता है, तो वह मुझसे कहती हैं कि आज तो भगवान का ही हाथ था तेरे ऊपर जो तू उस छल्लावे से बच गया, वरना आज तो मैं अपने बेटे को हमेशा हमेशा के लिए ही खो देती। इतनी बात कहकर मेरी माँ फोन पर रोने लगती, तो मैं मेरी माँ को थोड़ी हिम्मत देते हुए कहता हूँ कि माँ, जब तक तुम्हारा साथ और भगवान का आशीर्वाद है, तब तक मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैंने मेरे जीवन में पहले बहुत से छलावों की कहानी सुनी थी, लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा छलावा कभी मेरे साथ भी होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना।